हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रुति। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं शीश वन का फाइनल एपिसोड नंबर 24 इन हिंदी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को हिट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 24 इन हिंदी। हमारा लास्ट एपिसोड खत्म होता है जहां जिनशन के पास फ़ोन आता है वेनलियांग का, और वो उसे बताता है कि दादाजी की तबीयत बहुत ख़राब है। ये सुनकर जिनशन और योयो दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वेनलियांग से मिलते हैं और वेनलियांग से पूछते हैं दादाजी कैसे हैं। वेनलियांग ने बताता है कि सर्जरी अभी चल रही है और डॉक्टर ने कहा है कि उनकी हालत ख़राब है। जिनशन वेनलियांग को कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वेनलियांग से कहता है कि मुझे ये बताने में बहुत ही शर्म आ रही थी कि दादाजी की जो हालत आज है वो सब मेरी वजह से है, क्योंकि मेरे दादाजी के साथ एक छोटी सी लड़ाई हो गई थी और जिसकी वजह से दादाजी इस हालत में है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें ये सब बताऊं कैसे। जिनशन कहते हैं कि काश पापा यहाँ होते। तो वेनलियांग उसे कहते हैं कि पापा तो अभी भी पहाड़ियों में ही होंगे, हम उनसे बात नहीं कर सकते जब तक वो हमें खुद कांटेक्ट ना कर लें। योयो उनसे कहते हैं कि मुझे पक्का विश्वास है कि वो ज़रूर आएंगे। इतने में ही जिनशन और वेनलियांग के पापा वहाँ आ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि पापा कैसे हैं। वो उन्हें बताते हैं कि किसी योयो नाम के यूज़र ने एक मैसेज छोड़ा था जिस पर उन्होंने लिखा था कि तुम्हारे दादाजी बहुत बीमार हैं। वो मैसेज पढ़कर मैं यहाँ पर दौड़ा चला आया हूँ। जिनशन योयो को कहते हैं कि तुमने ये बहुत ही अच्छा काम किया। इतनी देर में डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आता है। वो उनसे कहता है घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हारे दादाजी ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। फिर मीडिया में ये खबर फैल जाती है कि WSS कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट मतलब दादाजी बहुत बीमार हैं और इससे कंपनी को बहुत नुकसान हो सकता है। उधर वेनलियांग अकेले ही कंपनी के सारे बिजनेस को संभालता है और सारी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करता है। फिर जिनशन भी सोचता है कि उधर भाई अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने हैं तो मुझे भी यान योयो को बता देना चाहिए कि यान सिया हमें यहाँ से छोड़कर चली गई है। जैसे ही यान सिया को ये पता चलता है कि जैसे ही यान योयो को पता चलता है कि यान सिया छोड़कर चले गए, वो बहुत गुस्सा होती है और उसे कहती है कि तुम्हारी फैमिली ही बहुत अजीब है। फिर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और दादाजी की आकर बहुत ही अच्छे से सेवा करती है ताकि दादाजी जल्दी से ठीक भी हो जाएं और वो यान सिया के बारे में भी उसे जल्दी से बता दें। योयो की सेवा से दादाजी को बहुत फ़र्क पड़ता है और दादाजी जल्दी ठीक होने लगते हैं। एक दिन दादाजी अचानक से अपनी आंखें खोलते हैं और अपने बेटे को अपने सामने पाते हैं। जिनशन के पापा अपने पापा से कहते हैं कि देखो डैड, मैं घर आ गया हूँ। तो दादाजी उसे कहते हैं कि तुम बेवकूफ़ इंसान, तुम अभी चले जाओ। जिनशन उनसे कहते हैं कि दादाजी आप अभी तो खतरे से बाहर आए हैं और आप अभी गुस्सा कर रहे हैं। फिर जिनशन के पापा अपने पापा से बोलते हैं कि पापा आप बीमार थे तो मैं घर कैसे वापस नहीं आता। देखो मैं आपके लिए नेपाल से क्या लेके आया हूँ। ये तावीज़ आपकी हमेशा रक्षा करेगा। मुझे पता है कि मेरे अकाउंट में हर महीने पैसे आप डलवाते थे, जिनसे नहीं डलवाता था। दादाजी कहते हैं कि मैं तुम्हारे अकाउंट में बिल्कुल भी पैसे नहीं डलवाता था, मुझे कोई लेना देना नहीं है कि तुम कहाँ जा रहे थे और तुम क्या कर रहे थे। तो उनका बेटा बोलता है कि ठीक है पापा, आई एग्री, पर अब मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जाऊँगा, क्योंकि अब हम सब साथ हैं। हमें सारी पुरानी बातों को भुला देना चाहिए और अपने आज पर ध्यान देना चाहिए। जो लोग हमारे साथ हैं हमें उनके साथ ढंग से रहना चाहिए। फिर दादाजी यान योयो की तरफ देखते हैं तो योयो उनसे कहती है कि हाँ दादाजी, मुझे पता है कि आप मुझे देखना नहीं चाहते, तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तो दादाजी उसे रोकते हैं। दादाजी योयो से कहते हैं कि मैं तुम्हें बाहर जाने के लिए नहीं कह रहा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि यहाँ मेरे पास आओ। तो योयो उनसे कहते हैं कि दादाजी मुझे पता है कि ये सब हमारी फैमिली की गलती थी, पर आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, तो प्लीज़ हम सबको माफ़ कर दीजिए। फिर दादाजी कहते हैं कि अगर मैं इतना अच्छा इंसान हूँ तो कल तुम अपने रेस्टोरेंट से मेरे लिए बहुत ही अच्छी अच्छी डिशेस बनाकर लेके आना। योयो खुश हो जाती है और वो दादाजी से कहती है कि हाँ मैं पक्का आपके लिए कल अच्छा खाना बना कर लेके आऊँगी। दादाजी थोड़े दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं। फिर दादाजी और यान सिया के मम्मी पापा और वेन लेंगे के पापा ये सब मिलकर आपस में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। फिर दादाजी वहाँ पर बताते हैं कि मैंने किसी इंसान को ऑलरेडी भेज दिया है कि वो जाए और यान सिया को लेकर आ जाए। तो वेन लेंगे ये सुनकर हैरान हो जाता है और वो कहता है कि थैंक यू दादाजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने इन सालों में जो भी गलती करी है उन सब के लिए मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। दादाजी कहते हैं जो भी गलती की थी तुम्हारे पापा ने की थी, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। फिर जिनशन कहता है कि मुझे पता था दादाजी बहुत दयालु हैं। फिर दादाजी कहते हैं कि तुम दोनों बेटे भी अपने बाप की तरह ही निकले, रोमांटिक लव। तुम दोनों ने भी कंपनी की तरफ अच्छे से ध्यान नहीं दिया और अपने प्यार में खो गए। फिर सब इस सीरियस टॉक को बंद करते हैं और साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं।
फिर वो सब अंदर जाते हैं लंच के लिए। तो दादाजी योयो को आवाज़ लगाते हैं कि इधर आओ। जिनशन डर जाता है और वो तभी की तभी योयो के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि हाँ दादाजी बताइए। दादाजी कहते हैं जिनशन मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है। फिर वो योयो से कहते हैं कि योयो, जब मैं हॉस्पिटल में था तो तुमने मेरी बहुत केयर की थी। तुम मांगो मुझसे जो भी चीज़ मांगना चाहती हो, मैं तुम्हें खुश होकर सब दे दूँगा। योयो दादाजी से कहती है तो ठीक है, मैंने आपको कभी भी अच्छे से हंसते हुए नहीं देखा, तो मैं चाहती हूँ कि आप बहुत तेज़ तेज़ हंसें। दादाजी कहते हैं कि चुप करो, मैं कभी भी ऐसे नहीं हंसा हूँ। फिर जिनशन के पापा कहते हैं डैड, आपने अभी अभी योयो से प्रॉमिस किया था कि आप उसके कहने पर कुछ भी दे दोगे और अभी आप मना कर रहे हो। फिर सब लोग उसके दादाजी को फोर्स करने लगते हैं कि आपको स्माइल करनी ही पड़ेगी। फिर दादाजी मान जाते हैं और थोड़ा सा हंसकर दिखाते हैं, जिस पर सब लोग खुश हो जाते हैं और हंसने लगते हैं। फिर वेनलिंगे दादाजी से अकेले में बात करता है और उनसे कहता है कि दादाजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं योनसिया को चाहता था और योनसिया को बचाना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब गलतियाँ कर दी, मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिए। मैं इन सब गलतियों के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। दादाजी कहते हैं कि ऑफकोर्स तुम्हें इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। अब तुमने कंपनी का जो भी नुकसान किया है तुम्हें उसकी भरपाई करनी होगी W+S कॉरपोरेशन को संभाल कर। वेनलिंगे ये सुनकर हैरान हो जाता है। दादाजी उसे कहते हैं कि तुम इस घर के बड़े बेटे हो, मैं चाहता हूँ तुम और जिनशन मिलकर इस कंपनी को काफ़ी ऊंचाई तक लेके जाओ। तो वेनलिंगे कहता है कि दादाजी आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं W+S कॉरपोरेशन को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाऊँगा। दादाजी उससे कहते हैं अब तुम घर वापस आ जाओ, तुम्हारा कमरा अभी भी खाली पड़ा है, मैंने उसे किसी को भी यूज़ करने नहीं दिया। मुझे पता है तुम लोग हमेशा से ही सोचते थे कि मैं राजा की तरह जीता हूँ और तुम पर अपना हुक्म थोपता हूँ, पर अब ये राजा बहुत बूढ़ा हो गया है। दादाजी कहते हैं कि जब मैं हॉस्पिटल में था तो मैंने ये सोचा कि फैमिली को तोड़ने की बजाय उसे जोड़ना ज़्यादा अच्छा है। दादाजी वेनलिंगे से कहते हैं कि जिस दिन मैं मरूंगा और तुम्हारी माँ के पास पहुंचूंगा, मैं उसे सिंसियरली सॉरी बोलूँगा कि मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया। वेनलिंगे से कहते हैं कि दादाजी ऐसा मत कहिए। फिर वेनलिंगे एक डायरी देख रहा होता है जिसे वो देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। इतने में जिनशन वहाँ आ जाता है और वो जिनशन को दिखाता है उस डायरी को, और जिनशन भी उस डायरी को देखता है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि दादाजी ने W+S कॉरपोरेशन को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पाला है, उन्होंने एक एक ईंट जोड़कर उस कंपनी को खड़ा किया है, इसलिए वो उसकी बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। वेनलिंगे कहता है कि मुझे लगता था कि वो हमारी फीलिंग्स को नहीं समझते हैं, पर मुझे लगता है कि हम उनकी फीलिंग्स को अच्छे से नहीं समझते थे। वो अपनी खड़ी हुई कंपनी को अपने बच्चे की तरह ही प्यार करते हैं। फिर वेनलिंगे कहता है कि हम दोनों को मिलकर कंपनी को और अच्छे से चलाना चाहिए। तो जिनशन उसे कहता है कि मुझे पता है कि आप अभी अच्छे से चला रहेंगे और मैं कंपनी में उस दिन वापस आ जाऊंगा जिस दिन मुझे लगेगा कि हाँ मुझे आने की ज़रूरत है। फिर वेनलिंगे कहते हैं कि मैंने तुम्हें और योयो को कोई गिफ्ट नहीं दिया है, तुम कल सुबह कंपनी आना और मैं तुम्हें एक अच्छा सा गिफ्ट दूंगा। अगले सुबह जिनशन जैसे ही ऑफिस पहुंचता है तो वो देखता है कि कंपनी में थोड़ी भागदौड़ मची होती है और HR डिपार्टमेंट का पर्सन वहाँ आते हैं, मिस्टर शेंग, और उनसे कहते हैं कि आप ये सब रेजिग्नेशन लेटर साइन कर दीजिए। तो जिनशन उनसे पूछता है कि ये सब रेजिग्नेशन लेटर ऐसे क्यों। तो वो कहते हैं कि हमारे काफ़ी लोग कंपनी को छोड़कर जा रहे हैं। तो उसके सामने एकदम से न्यूज़ आ जाती है और उसे पता चलता है कि वेनलिंगे को पुलिस पकड़ कर ले गई है किसी क्राइम की वजह से। फिर जिनशन सोचता है कि वेनलिंगे ज़रूर भी इसी गिफ्ट की बात कर रहा होगा। फिर न्यूज़ आती है कि येशुआ को भी पुलिस पकड़ कर ले गई है उनके गलत कामों की वजह से कंपनी के। उधर योनसिया वेनलिंगे से मिलने आती है और वेनलिंगे उसे कहता है कि अगर मैंने तुम्हारी बात मानी होती तो आज ये सब नहीं होता, मुझे माफ़ कर दो। योनसिया कहती है कि क्या तुम हमेशा जब भी मुझसे मिलोगे सॉरी ही बोलते रहोगे? क्या तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम अपनी बची हुई ज़िंदगी में मुझसे सॉरी ही बोलोगे? उधर जिनशन भी यीशु से मिलने के लिए जेल में आता है। यीशु उसे कहती है कि हाँ ये सब तो होना ही था, मैंने गलत काम जो किया था। जिनशन उसे कहता है कि मुझे पता है ये काम तुमने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया है, तुम अपने आप को प्रूफ करना चाहती थी और तुमने ये सब कर दिया। यीशु जिनशन को बताती है कि वो यहाँ जेल में टाइम पर खाना खाती है, टाइम पर सो जाती है और टाइम पर ही अपना काम पर लग जाती है। वो उसे बताती है कि ये सिंपल लाइफ भी बहुत अच्छी है, मुझे अपने आप को प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, पर मुझे अभी भी इंसोमेनिया है, मुझे रात को अच्छे से नींद नहीं आती है। जिनशन उसे कहते हैं कि अगर तुम मुझसे मिली ही नहीं होती तो तुम्हारी आज ऐसी हालत ना होती। तो यीशु उसे कहते हैं मुझे इस बात का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है कि मैं तुमसे मिली थी। अब सब खत्म हो गया है, मैंने जहाँ से शुरुआत की थी मैं वहीं पर वापस आ गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ में बहुत खुश रहो। इधर जिनशन और यांसे के पापा आपस में बैठकर एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं।
और यानसे के पापा अपनी तारीफ़ कर रहे होते कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ खाने सोने और शादी करने के अलावा। इतने में ही यानसिया की मदर वहाँ आ जाती है और उसके कान पकड़ लेती है और ज़ोर से खींचती है। जिनशन के पापा कहते हैं, तुम यहाँ देखो तो सही, यहाँ पर कितने लोग हैं, तुम ऐसे उसकी बेइज्जती कर रही हो, तुम्हें थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए। तो यानसे के पापा कहते हैं कि तुम्हारी कोई वाइफ नहीं है ना, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। बीवी से डांट खाकर भी बुरा नहीं लगता है, फैमिली की ही बात है। फिर वो तीनों घर चले जाते हैं और दादाजी के साथ बैठकर गेम्स खेलते हैं। जहाँ दादाजी थोड़ी चीटिंग करने लगते हैं तो वो सब कहते हैं कि आप चीटिंग नहीं कर सकते। दादाजी कहते हैं, मैंने कभी हारना नहीं सीखा, तो मैं इस गेम में भी नहीं हारूंगा। फिर सब हंसने लगते हैं और मजाक करते हैं। ये सब यान योयो और जिनशन देख रहे थे और वो ये सब देखकर खुश हो जाते हैं। इधर शरंग और वेंजुन एक होटल में आते हैं। व्यंजन शरण को एक टेबल पर बिठाता है और उसे कहता है कि मैं बस 1 सेकंड में आया। और थोड़ी देर बाद वो एक डांसर का रूप बनकर आता है और उसके सामने डांस करने लगता है। और फिर शरण को लगता है ये दोबारा डांस शुरू हो गया। उसे लगता है उसने दोबारा किसी आर्टिस्ट को बुला लिया है जो उसके सामने नाच रहा होता है। उसे यही नहीं पता होता कि उस डांसर के पीछे व्यंजन खुद है। जब वो अपने चेहरे से मुखौटा उतारता है और व्यंजन अपना चेहरा शरण को दिखाता है तो शरण बहुत हैरान हो जाती है। व्यंजन घुटनों पर बैठकर शरण को प्रपोज करता है, एक रिंग देते हुए। शरण एक्सेप्ट कर लेती है और व्यंजन उसे रिंग पहनाता है। अगली सुबह दिखाते हैं कि वेनलेंगे और जिनशन दोनों एक कार में आ रहे हैं और अपनी शादी के लिए तैयार होकर वो उस कार में बैठे हुए हैं। जिनशन जैसे ही गाड़ी से उतरता है तो वो सबको इन्फॉर्म करता है कि ध्यान रखना कि कोई भी दरवाजे खिड़की खुले ना हो, सब चीज़ें अच्छे से बंद होनी चाहिए। उसे डर होता है कि इस बार दोबारा यान ये और यान सिया भाग ना जाए। इतने में जिनशन के पास एक फ़ोन आता है जिसमें शेरंग उसे बता रही होती है कि यान ये वहाँ से चली गई है। तो फिर वेन लेंगे उससे पूछता है कि यान सिया कहाँ है, तो वो उसे बताते हैं कि यान सिया अभी नहीं मिल रही है। फिर वो दोनों हंसते हैं और कहते हैं कि इतनी सिक्योरिटी के बाद भी वो दोनों भाग गई। जिनशन अंदर आकर शरंग से पूछता है कि वो कहाँ गई है। शरंग उसे बताते हैं कि वो रात को तो मेरे साथ ही सोई थी शॉपिंग करने के बाद, और आज मैं सुबह उठी हूँ तो वो मुझे नहीं दिखाई दे रही है। शिवजन से बोलता है कि जिनशन और वेनलिंगे, मुझे लगता है कि तुम एक रिलायबल इंसान नहीं हो, इसलिए वो दोनों भाग गई हैं। वेनलिंगे से कहता है कि अभी लड़ने का टाइम नहीं है, चलो हम मिलकर उसे ढूंढते हैं। जिनशन उसे कहता है कि शादी स्टार्ट ही होने वाली है, अभी रुको। यान फैमिली और वेंस फैमिली आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं कि पीछे से होस्ट अनाउंस करता है कि मैं इनवाइट करता हूँ दोनों ग्रूम्स को कि वो स्टेज पर आएँ। फिर सब लोग पूछते हैं कि यहाँ पर 2 लड़के कैसे आ सकते हैं, उनकी दुल्हन कहाँ है। तो जैसे ही दरवाज़ा खुलता है और वो दोनों एंटर करते हैं, वेन लेंगे और जिनशन, और उन दोनों के हाथ में एक एक कुत्ता होता है। यान से के पापा सोचने लगते हैं कि लास्ट टाइम यान ये ने भी ऐसा ही किया था। जब जिनशन शादी के टाइम से नहीं आया था तो यान ये ने भी एक कुत्ते को पिक कर लिया था और कहा था कि हालांकि जैसा आप सब जानते हैं कि दूल्हा यहाँ नहीं है, तो मैं इस कुत्ते को ही मान लेती हूँ कि वो उस दूल्हे की जगह ले रहा है। और वो वही सोच रहा होता है कि इस बार जिनशन और वेनलिंगन ने भी ऐसा ही कुछ किया है। यान से का पापा अपनी बीवी से पूछता है कि क्या हमारी बेटियां दोबारा भाग गई हैं, तो उसकी मम्मी, यान से की मम्मी बोलते हैं कि वो दोनों कैसे भाग सकते हैं, वो दोनों प्रेग्नेंट हैं। फिर जिनशन पब्लिक में अनाउंस करता है कि हालांकि आज दुल्हन यहाँ नहीं है, पर हम अपनी शादी को नहीं रोकेंगे और हम अभी इनके साथ ही अपनी सेरेमनी को पूरा करेंगे। इतने में आवाज़ आती है कि रुको रुको, और दरवाज़ा खुलता है जहाँ यान सिया और योयो साथ में खड़े होते हैं। वो दोनों बिल्कुल एक जैसे लग रहे होते हैं और दोनों को पहचानना बिल्कुल मुश्किल होता है कि यान योयो कौन है और यान सिया कौन है। तो फिर वेन लेंगे उससे बोलता है कि अब हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें से यान सिया कौन है और यान योयो कौन है। जिनशन ये सुनकर आगे बढ़ता है और वो दोनों बहनों के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, और जैसे ही वो उन दोनों को गले लगाने वाला होता है, यान योये नीचे झुक जाती है और उसे पता चल जाता है कि यही यान योये है। जिनशन यान योये का हाथ पकड़ लेता है और उसे आगे की तरफ लेके चलने लगता है। फिर वेन लेंगे भी यान सिया का हाथ पकड़ लेता है और उसे आगे की तरफ लेके आता है। फिर शादी की रस्मों को पूरा किया जाता है। दोनों कपल एक दूसरे को रिंग्स पहनाते हैं, और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, वो उनसे बोलते हैं कि तुम्हें पक्का विश्वास है कि मैं यान योयो हूँ और ये यान सिया है। दोनों दूल्हे एक बार के लिए तो रुक जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि अब तो चाहे जो भी हो, और वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और शादी पूरी हो जाती है। फिर वो सब एक फैमिली फ़ोटो के लिए इकट्ठे होते हैं।
जहाँ वेन लेंगे उसकी बहुत केयर करने लगता है। फिर गेगे पीछे से आता है और वो इस बार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है। फिर वो आकर सबको अपनी गर्लफ्रेंड मिस मेंग से इंट्रोड्यूस कराता है और वो गेगे को कहता है कि देखो ये मेरी गर्लफ्रेंड मिस मेंग है। यो देखकर हैरान हो जाते, कहते कि हाँ ये ज़रूर भी मिस मेंग ही होंगी, इतने सुंदर जो हैं। मिस मेंग उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करती है उनकी शादी के लिए और उनसे पूछती है कि क्या गेगे मेरे बारे में अक्सर बातें करता रहता है। तो योयो से बताते हैं कि हाँ वो तुम्हारी बहुत तारीफ़ करता है। जिनशन और योयो जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं, वेन लेंगे युआनसे को हल्का सा आराम से पीछे करता है और उसके पेट पर हाथ रख लेता है, जिसे देखकर योयो को पता लग जाता है कि युआनसे अभी प्रेग्नेंट है। वो उससे पूछते हैं कि सिस्टर क्या तुम भी? तो युआनसे उसे कहते हैं कि तुम प्लीज़ दादाजी को ये सब मत बताना। योयो कहती है कि मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी और तुम भी हमारी तरह बहुत फास्ट निकले। फिर वो सब मिलकर एक फैमिली फ़ोटो करवाते हैं और ड्रामा यहीं ख़त्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।